Hey guys, good morning. Myself CA Pradeep Makkad. I am in teaching line since 22 years. आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं रिगार्डिंग 10+1 कॉमर्स क्लासेस के लिए कि आप लोग बाहर क्लासेस लेने अगर आप जाते हैं तो इट विल बी अ रिस्की टास्क. तो इट्स बेटर इफ यू विल रिमेन एट योर होम, गेट कोचिंग एट योर होम. नाउ अगर हम लोग घर में कोचिंग लेते हैं तो उसका इसमें क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ कोचिंग बहुत मैटर करती है. एक्चुअली इन मार्केट देयर आर नंबर ऑफ वेज हाउ यू कैन गेट द कोचिंग, नंबर ऑफ पर्संस आर गिविंग कोचिंग. नो, वेयर यू हैव टू टेक कोचिंग एंड हाउ यू हैव टू टेक कोचिंग. आपको कोचिंग लेनी कहां चाहिए, किससे लेनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है. अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है. इधर यू हैव टू डू योर ओन बिजनेस इन फ्यूचर, चाहे आपने फ्यूचर में अपना बिजनेस करना हो, और यू हैव टू गो फॉर अ गुड जॉब इन इंडिया और अब्रॉड, या फिर आप लोगों ने जॉब में जाना हो चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड. इन ऑल केसेस कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. कॉमर्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है. तो उस कॉमर्स सब्जेक्ट का जो बेस है, जो उसका आधार है, दैट इज अकाउंटेंसी. एंड इन अकाउंटेंसी ऑफ 10+1 is the most important foundation, because in 10+1 you will have to go for a foundation. Once your foundation will be strong, your building will be stable. And once your foundation will not be strong, then your building will be just, you may say, it will be not a good building, it will not be stable. तो अपनी बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए आप लोगों को एक अच्छी फाउंडेशन बनानी चाहिए. अच्छी फाउंडेशन के लिए आपको कौन सा ट्रेनर चाहिए, कौन सी टीचिंग लेनी चाहिए, किससे कोचिंग लेनी चाहिए, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो. क्योंकि कोई भी चीज जो होती है, जो हम काम करते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी का जो बेस है, उस स्टडी का जो मेन पर्पस है हमारा, उसका बेस, उसका पर्पस, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल. बिकॉज अगर आपको स्टडी करने के बाद उसका प्रैक्टिकल यूज ही ना हो पाया तो आप लोग क्या करोगे. आप देखो, आप लोगों ने नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक ऑलरेडी 13 ईयर्स डिवोट कर दिए हैं. आफ्टर 13 ईयर्स अब आप देखो कि आप प्रैक्टिकली कितने स्ट्रांग हो. अभी आज की डेट में यू आर नॉट कैपेबल टू डू anything in a manner which will be beneficial for your business. You can just go for a good writing, you can just go for a good English, you can just go for a good knowledge of science, basics of science, we can say mathematics आपको आता है, science आती है आपको, या आपको English आती है, but क्या उसका प्रैक्टिकल यूज आप कर पाओगे. प्रैक्टिकल यूज करने के लिए यू शुड हैव टू गो फॉर अ स्ट्रीम. आपको एक स्ट्रीम चुननी पड़ती है, उस स्ट्रीम में ही उसका प्रैक्टिकल यूज आप लोग कर सकते हो. तो कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको आप इसको फ्यूचर में यूज कर पाओगे अगर आप उसको प्रैक्टिकली करते हो. तो प्रैक्टिकली मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि मैंने 22 इयर्स अब तक डिवोट किए हैं टीचिंग में, और दूसरी तरफ से आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की वजह से मैं प्रैक्टिकली अकाउंटिंग का पूरा यूज करता हूं. तो मैं वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स के साथ आपको टीच करूंगा ताकि आप लोग इसका एक्चुअल बेनिफिट ले पाओ. अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया है, और अगर आप कहीं भी पता करोगे तो बड़े बड़े लेवल पे, जैसे HDFC बैंक है, चाहे PAU है, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्धमान है, ओसवाल है, मोंटी कार्लो है, नीवा है, ड्यूक है, इनमें मेरे पढ़ाए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज की डेट में जॉब कर रहे हैं. हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको मिलेंगे मार्केट में जिन्होंने मेरे से कोचिंग ली है. थाउजेंड्स ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BCom में +1 +2 में मेरे से कोचिंग ली है. तो वो सारे आज की डेट में बड़े अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं और प्रैक्टिकल यूज इसका कर रहे हैं. तो एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा आपको कि एक आपको प्रैक्टिकल पर्सन पढ़ा रहा है. दूसरा, आप लोगों को क्या देखना है, वे ऑफ टीचिंग. अब वे ऑफ टीचिंग का भी डिपेंड करता है. अगर आपको क्वालिटी वे ऑफ टीचिंग मिलेगा तो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट क्रिएट होगा. अगर आपका जो वे ऑफ टीचिंग है टीचर का वो क्वालिटेटिव नहीं है तो आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा. तो कई बार हम
सिर्फ इसलिए कोचिंग लेने लग जाते हैं कि यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स कोचिंग ले रहे हैं, यहाँ पर मेरे मोहल्ले में है, मेरे पास में है, मुझे नज़दीक है, तो हम लोग क्वालिटी टीचर से नहीं पढ़ पाते, क्वालिटी वे ऑफ टीचिंग नहीं हम लोग ले पाते। लेकिन आज वो सब दूरियां खत्म हो गई हैं। आज अगर आप चाहो तो किसी से भी, पूरे वर्ल्ड में किसी से भी आप टीचिंग ले सकते हो थ्रू ऑनलाइन मोड्स। ऑनलाइन में भी कई तरह के मोड्स अवेलेबल हैं। कई लोग हैं वो आपको बिल्कुल लोअर क्वालिटी से पढ़ा रहे हैं, कई बहुत हाई क्वालिटी से पढ़ा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को घर बैठे हम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से पढ़ाएंगे, ताकि आपको हर चीज समझ लगे, और दूसरा आप लोग उसको प्रैक्टिकली यूज कर पाओ फ्यूचर में। ताउम्र फॉर योर होल लाइफ यू विल यूज दिस कंसेप्ट ऑफ these concepts of accounting whatever I'll teach to you। so हम लोग अब शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसमें अकाउंटिंग का बेस छुपा हुआ है। तो उस टॉपिक से हम लोग आज शुरू करेंगे। इसको इंटरेस्ट से समझना, दिल से समझना। इसको समझने के बाद आप लोग, मुझे उम्मीद है, अकाउंटिंग में अपना इंटरेस्ट भी क्रिएट कर पाओगे। तो शुरू करते हैं अकाउंटिंग का टॉपिक। अकाउंटिंग का जो टॉपिक है, दिस इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 1 आप लोगों का एक चैप्टर है अकाउंटेंसी का, जिसको मैंने लिया है। ये एक आपका बेसिक चैप्टर है, फाउंडेशन वाला चैप्टर है। तो आज हम डेमो की बात कर रहे हैं। एक आपको सिर्फ थोड़ी देर का हम डेमो देने जा रहे हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं कि आपने फर्स्ट चैप्टर शुरू करना है या सेकंड चैप्टर शुरू करना है। हम वो चैप्टर से आपको शुरू कर रहे हैं जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन्स को, एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना। अब अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग का क्या मीनिंग है, क्या चीज होती है, वो हम साथ साथ में समझेंगे अब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारा जो अकाउंटेंसी का कंसेप्ट है, इसमें हम अकाउंटेंसी में करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो +1 में आप लोगों ने करनी है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब वो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल पार्ट से रिलेटेड हो। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब पैसे से रिलेटेड हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग मनी से रिलेटेड हो। ऑब्वियसली अकाउंटिंग का यूज ही मनी के साथ होता है। तो अकाउंटिंग का जो यूज मनी के साथ होता है, उसका हिसाब किताब रखना, प्रॉपर उसको सिस्टमेटिक करना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी मैं आज आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूं, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सिंपल डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिल्कुल ही सिंपल डेफिनेशन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दी गई है। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए वेरी सिस्टमैटिक मैनर। हम लोग करते क्यों है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रीजन क्या है हमारा, तो वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, इसमें एक वर्ड आया है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस में जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उनको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मैं अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको। अब इस डेफिनेशन से हमें यह समझना है कि इसमें सिंपल डेफिनेशन क्या है, कि हम लोग सिस्टमेटिक वे से ये जान पाए कि हम लोग बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न कर रहे हैं। अब हम बिजनेस करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि हम उसमें से प्रॉफिट या लॉस अर्न कर पाए। पोज करो इसको। नाउ वी विल टॉक अबाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बात करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। तो अकाउंटिंग जो एक वर्ड है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल वर्ड्स में तो अकाउंटिंग जो होती है उसको हम हिसाब किताब कहते हैं। हिसाब किताब मतलब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर कॉपी ले लेंगे, उस कॉपी पे जो भी हमने पैसे दिए या लिए उसका हिसाब करना, उसको कैलकुलेट करना, उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। तो ये डिक्शनरी मीनिंग अगर हम कहें तो ये हिसाब किताब ही माना जाता है। लेकिन जब हम इसको वास्ट लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं तो अकाउंटिंग का मीनिंग हमें अच्छी तरह से समझ लगता है। तो अकाउंटिंग का मैं एक मीनिंग आपको आज समझाऊंगा एक डेफिनेशन के थ्रू। ये जो सिंपल डेफिनेशन अकाउंटिंग की दी गई है, इसमें यह लिखा गया है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम करते हैं उसके बारे में हम इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजों को समझेंगे। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, बाकी ट्रांजैक्शन का मीनिंग अभी हम समझेंगे इसके बाद। पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में हमारा जो पहला पर्पस रहता है, जो ऑब्जेक्टिव रहता है, वो रहता है कि प्रॉफिट और लॉस हम लोगों ने कितना कमाया या कितना गवाया एक बिजनेस में। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पीरियड तक बिजनेस में काम करते हैं। आप देख लो, किसी ने कोई कपड़े की दुकान ओपन कर ली, किसी ने कोई डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन कर लिया, किसी ने कोई
मोबाइल शॉप ओपन कर ली, कोई भी आप बिजनेस ओपन कर लेते हो, कोई फैक्ट्री आपने ओपन कर ली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया आपने, कोई आप लोगों ने सर्विस इंडस्ट्री ओपन कर ली किसी तरह की, तो ये सारे जो हम बिजनेस कर रहे हैं, इन सभी बिजनेस में हमारा जो बेसिक पर्पस होता है, जो पहला हमारा टारगेट होता है, वो क्या होता है कि हम लोगों ने कितने पैसे उसमें कमाए या कितने पैसे गवाए, हाउ मच वी हैव अर्नड इट एंड और हाउ मच वी हैव लॉस्ट इन इट। अब ये हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू ही जान सकते हैं कि हमने बिजनेस में कितने पैसे कमाए या कितने गवाए। दूसरा पर्पस जो बिजनेस का होता है वो होता है कि बिजनेस में हम लोगों ने कितना पैसा टोटल इन्वेस्ट किया हुआ, ये भी हमारा नॉर्मली हमारे जानने का विजन रहता है, जानने का हमारा मन रहता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, कंप्यूटर की मैंने एक शॉप खोल ली, तो मैंने 10 लाख रुपए लगाए और बिजनेस शुरू कर दिया। 10 लाख रुपया लगाया और बिजनेस शुरू कर दिया। अब 10 लाख रुपए से बिजनेस चल रहा है, मेरा स्टार्ट हो गया है। बट जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें मुझे आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स भी होते हैं। तो वो जो फायदा होता है वो ऑटोमेटिकली मैं बिजनेस में लगा देता हूं, बीच में ही हमारा इन्वेस्ट होता रहता है, मैं उसको चेक नहीं करता। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं हम उसको पैसे को बिजनेस में लगाते जाते हैं। तो हो सकता है जो हमने आज 10 लाख लगाया है वो आफ्टर 1 मंथ 11 लाख हो जाए, या 10,50,000 हो जाए, 10,50,000 हो जाए, 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद तो पैसे बढ़ के 12 लाख रुपया हो जाए। क्योंकि जो मैं कमा रहा हूं वो भी मैं उसी में लगाता जा रहा हूं। हर बिजनेसमैन का यही टारगेट रहता है कि जो भी मैं अर्न करूं वो बिजनेस में ही लगाऊं। तो ऐसे हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है, उसमें पैसे लगाते जा रहे हैं। कई लोग तो पैसे निकालते भी हैं। अब 10 लाख रुपए से मैंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन बिजनेस में मेरा जो पैसा बचा पड़ा है अभी 3 लाख रुपया कैश मेरे पास अवेलेबल है। 7 लाख रुपए के तो मैंने सामान परचेज कर लिया, गुड्स परचेज कर ली, 3 लाख मेरे पास फालतू पड़ा है। अब वो मैंने पर्सनल यूज के लिए कोई निकाल लिया, उसको पर्सनली अपने किसी पर्पस के लिए यूज कर लिया। तो हो सकता है बिजनेस में जो मैंने पैसा लगाया वो कम हो गया या ज्यादा हो गया, वट एवर इट इज। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कुछ देर के बाद हमें ये जानने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है कि हमने बिजनेस में क्या, कितना पैसा आज की डेट में मेरा इन्वेस्टेड है। अगर मुझे ये नहीं पता लगेगा तो फ्यूचर में काम करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा पर्पस क्या है कि बिजनेस में हमारा आज की डेट में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, ये जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। पहला पर्पस क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि ये जान पाए कि बिजनेस में हमने कितने पैसे कमाए या कितने पैसे गवाए। तीसरा पर्पस, थर्ड पर्पस क्या है, थर्ड पर्पस रहता है कि मैंने, क्योंकि हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस कैश पे नहीं होती। कैश का मतलब क्या होता है, जब हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो किसी को गुड्स सेल करते हैं, गुड्स का मतलब सामान जो भी हम बेच रहे हैं। जैसे मेरी कंप्यूटर की शॉप है तो मैं कंप्यूटर का व्यापार करता हूं, मैं कंप्यूटर खरीदता हूं और कंप्यूटर बेचता हूं। तो मैं जो कंप्यूटर खरीदता हूं तो सारे कंप्यूटर मैं कैश पे तो नहीं खरीदता। कैश का मतलब मैंने पैसे दिए, कंप्यूटर खरीद लिए, हमेशा ऐसा नहीं होता। हम कई बार जो सप्लायर है, जो हमें कंप्यूटर सप्लाई कर रहा है, उसे कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मुझे तो काफी ज्यादा स्टॉक चाहिए, तो आप मुझे उधार पे माल दे दो। उधार का मतलब कि पैसे मैं आपको 2 महीने के बाद दे दूंगा, 3 महीने के बाद दे दूंगा, मतलब कुछ पीरियड के बाद पैसे दूंगा। एंड ही नॉर्मली एग्रीज, अगर उसे मेरे साथ व्यापार करना है तो वो एग्री हो जाता है। तो इसी तरह एक पर्सन से मैं रेगुलरली माल लेता जा रहा हूं, उसको बीच में कभी पैसे दे देता हूं, कभी वो पैसे आउटस्टैंडिंग पड़े रहते हैं, पेंडिंग नहीं देता मैं, फिर उसके बाद फिर उससे गुड्स परचेज करता हूं, फिर पेमेंट देता हूं। इसी तरह से जो लोग हैं जिनको हम गुड्स सेल कर रहे हैं, जिनको हम सामान बेच रहे हैं, उनमें से सभी को हम कैश पे नहीं गुड्स बेचते, कई लोगों को हम उधार पे भी गुड्स दे देते हैं। अब मैंने कंप्यूटर्स कईयों को उधार पे सेल कर दिए, अब उन लोगों से मैंने आज की डेट में कितने पैसे लेने हैं और जिन से मैंने कंप्यूटर परचेज किए हैं उनको मैंने कितने पैसे देने हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो व्हाट वी हैव टू पे और वी हैव टू रिसीव फ्रॉम अदर्स, कितने पैसे मैंने लोगों से लेने हैं, कितने पैसे मैंने लोगों को देने हैं, इसका भी एक हिसाब किताब हमें रखना पड़ता है। ये जो हम हिसाब किताब रखते हैं, ये हिसाब किताब रखने के लिए भी हमें अकाउंटिंग ही सहारा है, अकाउंटिंग ही इसका एक बेस है जिससे ये हम हिसाब किताब रख सकते हैं। तो 3 पर्पस हो गए। पहला पर्पस कि कितना प्रॉफिट लॉस हम उसमें कमा रहे हैं
दूसरा पर्पस कि बिजनेस में मेरा कितना पैसा लगा हुआ है, और तीसरा क्या पर्पस है बोलो? तीसरा पर्पस कि हमने लोगों से कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे लोगों को पे करने हैं। 3 पर्पस हो गए। फोर्थ, चौथा पर्पस क्या है? चौथा पर्पस होता है एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानना। ये हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ आज एक डेमो क्लास देनी थी, तो मैंने कोई ऐसा टॉपिक उठाया जिससे आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बने। अदरवाइज सबसे पहले हम डेफिनेशंस करवाते हैं, जिसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं। तो एसेट सिंपल वर्ड्स में होता है जो हमारे हैं, जो लोगों से हमने पैसे लेने हैं या जो हमारे पास सामान पड़ा है। जैसे आप एक कंप्यूटर शॉप में जाते हो तो उसमें जो भी कंप्यूटर्स वहां पड़े हैं, जो भी फर्नीचर पड़ा है, वो सारा उस बंदे के एसेट्स होते हैं। जो उसने लोगों से पैसे लेने हैं वो भी उसके एसेट्स होते हैं, और जो उसने लोगों को पैसे देने हैं वो लायबिलिटीज होती हैं। जो लोगों को पैसे देने हैं वो लायबिलिटीज होती हैं, जो लोगों से पैसे लेने हैं वो एसेट्स होते हैं। इसकी हम डेफिनेशंस करेंगे, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से जानना, ये भी एक अकाउंटिंग से हमारा पर्पस सॉल्व होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है, आप सभी को पता है कि एक जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक इनकम टैक्स है जो नॉर्मली आप लोग सुनते हो। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी या इनकम टैक्स, ये जो टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस गवर्नमेंट आपसे लेती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप पैसे कमा रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो ये टैक्सेस गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से आपसे लेती है। तो ये किस तरह से लेती है, उसका जो बेस है वो क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं कि आप लोग जब भी कोई पैसे कमाओ तो वो कहते हैं मेरा हिस्सा कहां है। अगर आप 10 रुपए कमाते हो तो गवर्नमेंट कहती है लाओ भी लाओ, इसमें से मेरा हिस्सा भी 1 रुपया मुझे दो। अब वो कैसे पूरा होगा, कैसे पता लगेगा, कैसे आप प्रूव करोगे? आप कहते हो कि मैंने तो देखो जी 100 रुपए कमाया, तो गवर्नमेंट कहेगी लाओ हिसाब दिखाओ कहां है 100 रुपए कमाया है आपने। हो सकता है आपने 1000 कमाया हो, 1000 रुपीज अर्न करे हो, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना शेयर बीच में से लेना है। अगर आप कहोगे कि मैंने 100 रुपए कमाया तो गवर्नमेंट उसमें से आपका 10 रुपए ले लेगी, और अगर आप कहते हो कि मैंने 1000 रुपए कमाया तो गवर्नमेंट उसमें से 100 रुपीज ले लेगी। एक एस्टीमेट बता रहा हूं। तो अब ये गवर्नमेंट को आप कैसे प्रूव करोगे, उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, पूरा हिसाब रखना पड़ता है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है, कानूनी जरूरत है कि आप अपने बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग करो, ताकि आप गवर्नमेंट को प्रूव कर पाओ कि हमने इतना पैसा कमाया, उसमें से इतने पैसे हम लोग आपको दे रहे हैं। अगर आपने चेक करना है तो ये रहे हिसाब किताब, ये रही मेरी अकाउंटिंग, ये रही मेरी किताबें, इनको आप चेक कर लो। तो 5 पर्पस हो गए। पहला, आपने कितना कमाया, कितना गवाया, ये जानना चाहते हो। दूसरा, आप लोग ये जानना चाहते हो कि हम लोग का पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड कितना है। और तीसरा, हमने लोगों से कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे लोगों को पे करने हैं। चौथा, हमारे कितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि गवर्नमेंट को हिसाब किताब देना कि हमने इतना पैसा इस बिजनेस में कमाया है, उस पे आप पे का इतना टैक्स बनता है, ताकि हम गवर्नमेंट को प्रूव कर पाए। और इवन जहां गवर्नमेंट टैक्स नहीं भी लेती वहां भी हमें गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो इस सिस्टम को पूरा करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी ही पड़ती है। तो ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ये अकाउंटिंग का पर्पस भी हो सकता है, और अकाउंटिंग की मीनिंग भी हो सकता है। तो मैंने इसको इस लहजे से आपको समझाने की कोशिश की कि आपको इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से समझ लग जाए, आपको पता लगे कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। अब अकाउंटिंग को जैसे मैं शुरू कर रहा हूं, तो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या चीज है। ट्रांजैक्शन एक ऐसा वर्ड है जो अकाउंटिंग का रूट है, अकाउंटिंग का बेस है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक एक्ट, एक कार्य, अ बिजनेस, एन एग्रीमेंट। अब ये 3 वर्ड्स मैंने बोले, एन एक्ट, एक कार्य, मतलब मैंने कुछ भी काम किया, कुछ भी किया तो वो ट्रांजैक्शन है। अकाउंट बिजनेस में आपने कुछ भी किया, बिजनेस में कुछ भी किया तो वो ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में आपने बिजनेस किया मतलब कोई लेन देन किया, क्या किया, लेन देन किया, तो वो एक ट्रांजैक्शन है। आपने एक एग्रीमेंट कर लिया किसी के साथ कि मैं तुमसे गुड्स परचेज करूंगा,
एक एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुमसे गुड्स परचेज करूंगा, या फिर आप लोगों ने किसी को अपने पास एज ए एम्प्लॉय रख लिया, नौकरी पे रख लिया, तो उसको कहा कि मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, तो वो भी एक एग्रीमेंट है, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन बन जाएगी। ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जा सकता है लेन देन। डिक्शनरी मीनिंग सिंपल है, लेन देन, लेना देना। अगर आप किसी के साथ कोई भी लेन देन करते हो तो उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट मैं एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं। अब एग्जांपल इसमें बड़ी सिंपल ली जा सकती है। कंप्यूटर शॉप की बात कर रहे थे, कंप्यूटर शॉप के लिए मैंने कंप्यूटर्स परचेज किए, इट्स अ ट्रांजैक्शन। कंप्यूटर परचेज करने के लिए मैंने फर्नीचर परचेज किया जहां पर मैंने कंप्यूटर वगैरह रखने हैं, इट्स अ ट्रांजैक्शन। फर्नीचर परचेज करना भी एक ट्रांजैक्शन है। मैंने एसी लगवाया तो मैंने एसी परचेज किया होगा, इट्स अ ट्रांजैक्शन। अब एसी लगवाया, लगवाने के लिए बंदे बुलाए, उनसे मैंने एसी लगवाया, उनको चार्जेस पे करे उसके, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। मैंने कंप्यूटर सेल करे, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। मतलब हर काम जो हम बिजनेस में कर रहे हैं जिसमें लेन देन है, लेना और देना है, दोनों काम हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम सामान परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो पैसे दे रहे हैं, सो लेन देन हो रहा है, सो इट्स अ ट्रांजैक्शन। हम किसी से काम करवा रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, तो सर्विस ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सो इट्स अ ट्रांजैक्शन। तो ये सब ट्रांजैक्शंस होती हैं। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इवेंट। बात करेंगे इवेंट की। इवेंट, इवेंट वैसे आप लोगों को पता है, इवेंट का मतलब होता है हैपनिंग, कुछ भी हो जाना। जैसे आप कहते हो कि हम लोगों ने अपना बर्थडे इवेंट, बर्थडे इवेंट रखा है, हैप्पी बर्थडे मनाते हो ना आप लोग अपना, तो बर्थडे आप मना रहे हो, जो आप बर्थडे मना रहे हो वो एक इवेंट है। अब बिजनेस में क्या इवेंट होता है, तो उसके लिए हमें पहले इवेंट का मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा। इवेंट मेंट्स फॉर रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जब हम कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट को बिजनेस में इवेंट कहा जाता है। जैसे हमने गुड्स परचेज करी, फिर उनको सेल कर दिया। अगर आप सामान परचेज करते हो और बेचते हो तो आपको क्या मिलेगा उसमें, प्रॉफिट या लॉस। तो आपको जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो क्या है, दैट इज एन इवेंट, बिकॉज दैट इज अ रिजल्ट। अकाउंटिंग में रिजल्ट इज एन इवेंट। क्लियर हुआ। तो क्योंकि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है जो हम लोगों ने फायदा कमाया। रिजल्ट क्या है, सारी गुड्स नहीं बिकी। मान लो मैंने 10 कंप्यूटर परचेज करे, मेरे 6 कंप्यूटर सेल हो गए, 4 कंप्यूटर बच गए। 10 कंप्यूटर परचेज करे, 6 कंप्यूटर सेल हो गए, 4 कंप्यूटर बच गए। तो जो 4 कंप्यूटर बच गए वो मेरा स्टॉक हो गया, मेरे पास जो बच गया माल। तो ये भी क्या है, ये भी एक इवेंट है। जो बच जाता है, जो रिजल्ट आता है, वो इवेंट होता है। चलो एक बार रिव्यू करो। ट्रांजैक्शन का मतलब एक्टिविटीज, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। इवेंट का मतलब उन एक्टिविटीज का, उन ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट। तो ये दो बातें मुझे लगता है आपको क्लियर होगी होंगी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग पहचानते कैसे हैं कि ट्रांजैक्शन और इवेंट जो हमारी हैं उनको किसको हमने अकाउंटिंग में लेना और किसको नहीं लेना। आप देखो, मदर अपने बच्चों से प्यार करती है, बिजनेसमैन अपने इंप्लॉय का रिगार्ड करता है, इंप्लॉय अपने इंप्लॉयर की हर बात मानता है, इंप्लॉय ईमानदार है। ये सारी बातें ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। जैसे इंप्लॉय इंप्लॉयर का बहुत मान करता है, तो इसीलिए उसने उनके कहने पे जो कोई भी काम वो कहते हैं वो कर देता है, बड़ी ऑनेस्टली काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है। अब इसको आप ट्रांजैक्शन मानोगे नहीं मानोगे, ये आप लोगों को दिमाग पे बोझ डालने वाली बात नहीं है। आप उसी ट्रांजैक्शन को और इवेंट को बिजनेस में लेते हो, अकाउंटिंग में लेते हो, जिसमें ये वाले फीचर्स होते हैं। पहला फीचर, इट शुड बी फाइनेंशियल इन नेचर। इसमें पैसा होना चाहिए, फाइनेंस इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब जिसमें पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम अकाउंटिंग में लेते हैं। दूसरा, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेते हैं जो हमारी एंटिटी, मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। अब पर्सनली इंप्लॉयर के लिए कोई भी काम कर रहा है, उसका दूध ला के देता है, उसके लिए कोई भी काम करके देता है पर्सनली, वो इसमें नहीं आएंगे। बिजनेसमैन अपने बच्चों के लिए कोई सामान लेके जा रहा है,
पर उसने उसमें उसके लिए बिजनेस में से कोई पैसे नहीं निकाले, तो वो इसमें नहीं आएगा, अकाउंटिंग में नहीं आएगा। अकाउंटिंग में हम वही ट्रांजैक्शंस को लेंगे जो बिजनेस के लिए की जाती हैं, बिजनेस के द्वारा की जाती हैं। तीसरा, उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो। उसके लिए कोई ना, जैसे हम परचेज करते हैं गुड्स, तो हमने गुड्स परचेज करी बट हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, हमने कैश में पेमेंट कर दी और बिल हमारे पास है नहीं। आप कहते हो गुड्स तो मैंने परचेज करी पर उसका ना तो मेरे पास बिल है, ना ही मैंने पेमेंट भी जो मैंने करी है वो कैश करी है। अब उसमें प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ ही नहीं है। या तो आप उसकी कम से कम रसीद ले आओ कि ये मैंने उसको पेमेंट करी है, उस पर लिखा हो, कहीं ना कहीं लिख के आएगा ना, नहीं तो इसको माना नहीं जाएगा। मतलब कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, उसका कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। कोई भी आपने सेल करी किसी को, अगर आपने गुड्स सेल करी है, प्रोडक्ट सेल करा है, कोई भी सामान बेचा है तो बिल काटो उसका, और उससे जो पैसे ले रहे हो वो कैश में ले रहे हो कि चेक ले रहे हो। अगर चेक ले रहे हो तो वो एक प्रूफ है, लेकिन अगर आप कैश ले रहे हो और सामान देते जा रहे हो और बिना बिल के दे रहे हो तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। तो डॉक्यूमेंट का जो बेसिक मतलब है वो मैंने समझाया कि जो भी कोई उसका प्रूफ होता है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो उसको हम लोग अकाउंटिंग में यूज नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कभी भी अकाउंटिंग में नहीं लेते। वो मैंने पहले ही बता दिया कि जो फाइनेंशियल नेचर की हो वही लेनी है, नॉन फाइनेंशियल नेचर की नहीं लेनी। उम्मीद है हमने जो आज डिस्कस करा आपको समझ लगा होगा। तो मेरा तो आपको दोबारा वही एक सुजेशन है, एडवाइस है कि आप लोग घर में बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करो। कोविड-19 की वजह से घर में आप अपने सब्जेक्ट को, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करो। मैं आपको जो भी करवाऊंगा प्रैक्टिकल वे से करवाऊंगा ताकि आपको बेनिफिट मिले। जो भी लोग एडमिशंस करवाना चाहते हैं वो हमें जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।